नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर की हो जाती है क्लास नंबर 21। और इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। और वहाँ पर जो है करंट अफेयर की सारी वीडियो भी मिल जाती हैं। मैराथन भी आपको करंट अफेयर की मिल जाती है 2023 की। और इससे पहली क्लास भी आपको मिल जाती है हमारे चैनल पर। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की हमारी क्लास। क्लास नंबर हो जाती है 21। और ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर हो जाता है स्पेशल। बात करेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रदेश का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है। किस राज्य में हो जाता है? उत्तर प्रदेश में हो जाता है, ये आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश के हो जाता है ये मथुरा में। ठीक है, यहाँ से आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी परीक्षा में 100% जो है छपने वाला क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो गर्ल्स स्कूल है ये आपका हो जाता है देश का भी पहला हो जाता है और उत्तर प्रदेश का भी ये पहला हो जाता है। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, क्या क्या इससे संबंधित है और कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनवरी की बात है, जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा के वृंदावन में संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन क्या क्या आपसे बन सकता है? सबसे पहले यह बनेगा इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो ये हो जाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो ये मथुरा में किया गया है, मथुरा के वृंदावन में। इसका नाम क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। इतने क्वेश्चन बन जाते हैं आपके इस पॉइंट से। और यह पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल हो जाएगा। और इसका नाम ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल हो जाता है। और इसमें लगभग 870 जो है छात्राएं पढ़ सकती हैं एक साथ। और यह सभी जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों और जितने भी आपके ये एनजीओ वगैरह होते हैं इनमें स्कूलों के साथ साझेदारी मोड में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की ये पहल के तहत बनाया गया है। इसमें 42 स्कूल पहले से स्थापित किए जा चुके हैं। इसके बाद इसे सशस्त्र बलों में शामिल होने की जो इच्छा रखने वाली लड़कियां हैं उनके लिए एक आशा की किरण के रूप में वर्णित किया जा रहा है, क्योंकि इसमें केवल लड़कियों के लिए ही शिक्षा उपलब्ध होगी। देश में पहला, ये देश का पहला हो जाता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। गर्ल्स सैनिक स्कूल वृंदावन में खोला गया है। और इस स्कूल का नाम आपसे पूछा जाएगा तो संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल रखा गया है। और ये एक रेजिडेंशियल स्कूल होगा। रेजिडेंशियल का मतलब है कि यहाँ पर जो है पढ़ाई के साथ साथ रहना और खाने की सुविधा भी दी जाएगी। इसको कहा जाएगा रेजिडेंशियल स्कूल। ठीक है, इतनी बात आपने समझ ली है इस क्वेश्चन से। और ये हो जाते हैं इसका उद्घाटन करते हुए श्री राजनाथ सिंह जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और बाकी भी जो हैं ये हो जाते हैं। हाल ही में चर्चाओं में रहा तुलसीदास का जन्म स्थान किस जनपद में स्थित है। तुलसीदास का जन्म स्थान हाल ही में चर्चाओं में रहा है, किस वजह से चर्चाओं में रहा है और ये किस जनपद में स्थित हो जाता है, ये भी आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है चित्रकूट। चित्रकूट में स्थित हो जाता है तुलसीदास जी का जन्म स्थान। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। और इसके बाद बात करेंगे इससे भी बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्यों ये रहा है सुर्खियों में। उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट जिले के राजापुर गांव को विकसित करने का निर्णय लिया है। चित्रकूट जिले के राजापुर गांव को विकसित करने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, इसलिए ये रहा है चर्चा में। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, यह संत कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान हो जाता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस की स्थापना की थी। आपसे यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि रामचरितमानस की स्थापना कब हो जाती है। तो ये हो जाती है 16वीं शताब्दी में। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने रामचरितमानस के महत्व के साथ साथ इसके लेखक पर भी जोर दिया है। और जिनकी जन्मस्थली बड़ी संख्या में लोग यहाँ पूजा करने भी आते हैं, इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। रामचरितमानस की डिजिटल उपलब्धता को सक्षम करने के लिए आवास और विभिन्न अन्य प्रावधानों सहित पर्यटन सुविधाएं भी यहाँ पर जो है विकसित की जाएंगी। और 21 करोड़ की लागत से राजापुर गांव में तुलसी स्मारक के पास करीब 2.5 एकड़ क्षेत्र का सौंदर्यकरण भी कराया जा रहा है। और औषधीय पौधों वाला पार्क, छात्रावास, डिजिटल लाइब्रेरी और इंटरप्रिटेशन सेंटर भी पर बनाया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि सरकार जो है इस क्षेत्र में अब काफ़ी काम करने वाली है।
और इसलिए जो है ये क्षेत्र रहा है सुर्खियों में। और यहाँ आप देख सकते हैं श्री तुलसी जन्म कुटीर तुलसी मंदिर राजापुर चित्रकूट। ठीक है, इससे सारी बातें आपकी क्लियर हो जाती हैं। हाल ही में किस राज्य में आपदा की चेतावनी हेतु राहत वानी केंद्र का उद्घाटन किया गया है? राहत वानी केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ये किस राज्य में किया गया है और ये क्यों किया गया है? ये आपदा की चेतावनी के लिए किया गया है, ताकि लोगों को काफ़ी नुकसान होता है आपदा से, तो उस नुकसान से लोगों को बचाया जा सके। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोगों को आपदा से बचाने के लिए राहत वानी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और समझ लेते हैं इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने राज्य में बहु खतरे परिदृश्यों से निपटने के प्रयास के तहत चेतावनी केंद्र यानी राहत वानी केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये उद्घाटन हो जाता है। आरवीसी इसको कहा जाएगा। आरवीसी का कार्य होगा आपदा पूर्व चेतावनी तथा पूर्वानुमान की जानकारी उपलब्ध कराना, यानी पहले से ही जो है आपको पता लग जाएगा कि किस तरह की आपदा आने वाली है और इसमें समय पर राहत संबंधी वस्तुओं को पहुंचाना, ताकि कर्मचारियों को मुआवजे को सुव्यवस्थित किया जा सके। इसलिए जो है इस केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। और आरवीसी की स्थापना 6 कर्मियों की एक टीम के साथ लखनऊ के लाल बाग क्षेत्र में की जाएगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी जो स्थापना है कहाँ की जाएगी, तो लखनऊ के लाल बाग क्षेत्र में की जाएगी। और इसमें कितने कर्मी होंगे, तो इसमें 6 कर्मी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके पीछे का उद्देश्य आम जनता को संभावित प्राकृतिक आपदाओं के बारे में और उनसे प्रभाव से 30 मिनट से 1 घंटे पहले सचेत करना है। सूचना समुदाय स्तर पर एसएमएस अलर्ट, मोबाइल नोटिफिकेशन और अन्य माध्यमों से ये प्रसारित की जाएगी, जो भी आपकी सूचना होगी। ठीक है, और ये हो जाते हैं इनकी मीटिंग करते हुए। उत्तर प्रदेश में बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? उत्तर प्रदेश में बन रहा है गंगा एक्सप्रेसवे और इसका जो निर्माण है किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 2024। और इस सरकार का कहना है कि 2024 तक हम इसको पूरा करा लेंगे। किस तरह से कराएंगे, यहाँ आप जो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी एडा को गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। और ये हाल फिलहाल की बात है, जिसे वर्ष 2024 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य भी रख दिया गया है। तो लंबाई के आधार पर भारत के शीर्ष 10, भारत की बात हो रही है, भारत के शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के 4 एक्सप्रेसवे फिलहाल हैं। और ये 5वां एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे संचालन के साथ शीर्ष 10 में यूपी के 5 एक्सप्रेसवे शामिल हो जाएंगे। ठीक है, पूरे भारत में अगर 10 में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के 5 एक्सप्रेसवे हो जाते हैं गंगा एक्सप्रेसवे सहित। इसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बाद देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे लंबा फिलहाल है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, सबसे लंबा हो जाता है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका गंगा एक्सप्रेसवे आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो यह 594 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई वाला एक महत्वाकांक्षी ये पहल हो जाती है। इसकी विशेषताओं की बात करेंगे तो विशेषता भी हम इसकी देख लेते हैं, क्या क्या विशेषताएं हो जाएंगी। राज्य को पूर्व से पश्चिम तक की बात करेंगे, ये आपका पूर्व इधर हो जाएगा, इधर आपका पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम तक को जोड़ने के लिए ये आपका इसलिए बनाया जा रहा है। और ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों से ये संबंधित हो जाएगा। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, गंगा एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरेगा, तो ये 12 जिलों में हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। 518 गाँव से ये होकर गुजरेगा और जिसमें मेरठ से प्रयागराज तक के बीच का ये काफ़ी समय कम हो जाएगा। ठीक है, मेरठ से प्रयागराज तक के बीच में इसको बनाया जा रहा है। और इसे शुरुआत में 6 लेन के लिए डिजाइन किया गया था, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी अधिकतम गति की बात करेंगे तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी अधिकतम गति हो जाएगी। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में गंगा नदियों पर बने 2 पुल शामिल हो जाते हैं, जो बड़े विमानों को उतरने की अनुमति भी देंगे। इसी एक्सप्रेस वे पर जो है गंगा और रामगंगा पर 2 बड़े पुल बनाए जाएंगे, जिन पर विमानों को उतरने की अनुमति भी दी जा सकेगी इमरजेंसी सेवाओं में। सार्वजनिक सुविधा बढ़ाने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे 9 सार्वजनिक सुविधा परिसरों की योजना बनाई गई है, जिसमें मेरठ और प्रयागराज में मुख्य टोल प्लाजा तथा 15 स्थानों पर रैंप टोल प्लाजा भी प्रस्तावित हैं। ठीक है, ये आपको समझ लेना है गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। और यहाँ हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैप के माध्यम से भी देखना चाहेंगे।
500 किलोमीटर लंबा हो जाता है, 36,200 करोड़ रुपए की लागत हो जाती है गंगा एक्सप्रेसवे की। कुछ इस तरह से ये गंगा एक्सप्रेसवे हो जाता है। और यहाँ कहाँ से कहाँ तक हो जाता है ये भी आप देख लेते हैं। ये आपका मेरठ से शुरू हो जाता है और मेरठ से ये आपका चला जाता है प्रयागराज तक, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं गंगा एक्सप्रेसवे। 594 किलोमीटर इसकी हो जाती है लंबाई। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के द्वारा नाबालिगों के गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता पिता के लिए कितने रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में अगर नाबालिग को आप गाड़ी देते हैं तो माँ बाप के ऊपर जो है फाइन लगेगा और जुर्माना लगाया जाएगा और माँ बाप को जो है जेल भी हो सकती है। तो कितना जुर्माना लगाया जाएगा यही आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा उनके माँ बाप, उनके माता पिता के ऊपर। और बात करेंगे इससे भी बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। नाबालिगों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार ने नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता पिता या फिर वाहन मालिकों पर 3 साल की कैद और 25,000 जुर्माने का प्रावधान कर दिया है और इसको नियम को जो है सख्ती से लागू भी कर दिया है। ठीक है, ये बात आपको समझ लेनी है। और बात करेंगे इस नियम के बारे में तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 199 के तहत यह रेखांकित किया गया है कि किशोरों द्वारा किए गए मोटर वाहन संबंधी अपराधों में केवल उनके अभिभावक या वाहन मालिकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। यानी किशोरों की कोई गलती नहीं होगी, उनके माता पिता की गलती होगी जो बच्चों को बाइक या वाहन देते हैं। निर्धारित सजा में 3 वर्ष की कैद हो जाएगी और 25,000 रुपये का जुर्माना भी इसमें शामिल हो जाता है। नाबालिग किस तरह से बाइक चलाते हैं। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और लोहिया इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों के अनुसार सड़क दुर्घटना में होने वाली 40% मौतों में नाबालिग शामिल होते हैं। इसलिए ये निर्णय लिया गया है नाबालिगों को देखते हुए, ठीक है। ये चला रहे हैं नाबालिग टू व्हीलर, पिता को हो जाएगी जेल। वर्ष 2024 में किस राज्य की सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर नीति तैयार करने की घोषणा की गई है। 2024 में सेमीकंडक्टर नीति की तैयारी की जा रही है। तो ये हो जाता है अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर नीति लाने की घोषणा कर दी गई है। बात करेंगे इससे भी बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राज्य की सेमीकंडक्टर नीति तैयार करने का आदेश दे दिया है। सेमीकंडक्टर नीति तैयार करने के आदेश दे दिए गए हैं और यह निर्णय तेजी से विकसित हो रहा है और प्रौद्योगिकी संचालित वैश्विक अर्थव्यवस्था में अर्धचालकों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा अर्धचालक विनिर्माण सेवाओं जैसे सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर के लिए प्रोत्साहन ये दिया जा रहा है, ठीक है। इतनी बात भी आपको याद रखनी है इस पॉइंट से। और वैश्विक अर्धचालक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश नीति के तहत वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन को वितरण का प्रावधान भी ये किया जाएगा, ठीक है। और ये हो जाता है यूपी में सेमीकंडक्टर नीति 2023 का मसौदा तैयार हो गया है। ये हो जाता है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल पंजीकृत एमएसएमई उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हो जाती है। एमएसएमई में कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी हो जाती है देश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका बी, यानी 9% फिलहाल हिस्सेदारी हो जाती है एमएसएमई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। रियल्टी कंसल्टिंग फर्म यानी CBRE साउथ एशिया और रियल इन्वेस्टर स्टेट डेवलपर एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल पंजीकृत एमएसएमई में 9% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हो गया है। शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हो गया है उत्तर प्रदेश, ये हो जाती है उत्तर प्रदेश। इसके बाद बात करेंगे क्षेत्रवार रिपोर्ट में बताया गया कि निर्माण क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% का ये योगदान भी देता है और जो भारतीय एमएसएमई के लिए एक रणनीतिक अवसर भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के कई शहर एमएसएमई क्लस्टर के रूप में उभरे में, जिनमें आगरा हो जाता है, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद ये उभरे हैं एमएसएमई क्लस्टर के रूप में। और बात करेंगे जो आपका उद्यम पोर्टल हो जाता है उसके बारे में। और यह एमएसएमई को पंजीकृत करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली है, ठीक है, जिसे 1 जुलाई 2020 को केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये उद्यम पोर्टल शुरू किया गया था जुलाई
2020 में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों ने 3 स्टार रेटिंग अर्जित की है? 3 स्टार रेटिंग अर्जित की गई है, कितने शहर हो जाते हैं ये आपको बताना है उत्तर प्रदेश के। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बी, यानी 8 शहर हो जाते हैं जिनको 3 स्टार रेटिंग मिली है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में। बात करेंगे कौन कौन से वो शहर हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए प्रयागराज और वाराणसी को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, झांसी और फिरोजाबाद सहित 8 शहरों ने 3 स्टार रेटिंग अर्जित की है, जबकि नोएडा ने 5 स्टार रेटिंग अर्जित की है। ये भी आपके लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट। आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में नोएडा को कितनी स्टार रेटिंग मिली है। उत्तर प्रदेश के कई शहर अब 7 स्टार रेटिंग की ओर बढ़ रहे हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सरकार द्वारा अधिक शहरों को 5 स्टार और 3 स्टार रेटिंग प्राप्त करवाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में। बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए शहरों को शहरी स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रतिस्पर्धी ढांचे के रूप में वर्ष 2016 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? ये की जाती है 2016 में, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और ये हमारा चैनल हो जाता है जिस पर हम यूपी पीसीएस की तैयारी करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्क पर विचार करना है। फार्मा पार्क पर विचार करना है आपको। और यहाँ बात करेंगे पहले पॉइंट के बारे में। ये पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश सरकार ललितपुर बुंदेलखंड के 5 गांवों में फार्मा पार्क स्थापित करने जा रही है, तो ये तो आपका हो जाता है करेक्ट। इसके लिए 2412 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है, तो ये आपका गलत हो जाता है। 2412 एकड़ जमीन नहीं है, वो हो जाती है 1472 एकड़, ठीक है। 1472 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है इसके लिए। और इस हिसाब से आपका ए करेक्ट हो जाता है और बाकी आपके हो जाते हैं इनकरेक्ट। आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से सत्य हो जाता है, तो केवल एक आपका हो जाता है सत्य। बात करेंगे इससे भी बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपी-सीडा के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ललितपुर और बुंदेलखंड के 5 गांवों में 1472 एकड़ में एक फार्मा पार्क स्थापित कर रही है। इसके मुख्य बिंदु क्या हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। योजना 2 चरणों में सामने आएगी, जिसमें शुरुआती केंद्र 300 एकड़ भूमि कवर करने वाले तत्काल विकासों पर ये प्रयास विकास का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और ये हो जाती है यूपी में बनेगा फार्मा पार्क। 1400 एकड़ जमीन का हुआ इंतजाम। और खर्च कितने होंगे? तो खर्च आपके हो जाते हैं 1560 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के अनुसार प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन पहुंचने की ओर अग्रसर है। यहाँ आपको खाली स्थान में भरना है कितनी ट्रिलियन पहुंचने की ओर अग्रसर हो जाती है। 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन या फिर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ए, यानी 1 ट्रिलियन जो है ये पहुंचने की ओर अग्रसर हो रही है अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और राज्य जो है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर हो जाता है। पिछले 6.5 वर्षों के योजनाबद्ध प्रयासों में वर्तमान में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी रही है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो जाती है सबसे अच्छी। राष्ट्रीय आय में 9.2 योगदान के साथ उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी उभरा है और जो देश विकास के मुख्य चालक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और ये हो जाते हैं उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान के अनुसार वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हो जाएंगे। 2024 में हवाई अड्डे कितने हो जाएंगे ये आपको बताना है। और ये बयान दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बात करेंगे तो ये आपके हो जाते हैं टोटल 21 हवाई अड्डे हो जाएंगे 2024 में। किस तरह से हो जाएंगे ये हम समझ लेते हैं। विमानन क्षेत्र की तीव्र गति पर जोर देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि यह राज्य 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। ठीक है, ये पहला हो जाएगा राज्य जिसमें 21 हवाई अड्डे हो जाते हैं। और यूपी सरकार ने बजट 2024-25 के तहत जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 1150 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठीक है, 1150 करोड़ रुपए आवंटित हो जाते हैं नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए। मार्च 2024 तक यूपी में 5 और हवाई अड्डे होंगे और जिनमें आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, इनमें एक एक हवाई अड्डा शामिल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से टोटल मिलाकर आपके 21 हवाई अड्डे हो जाते हैं टोटल उत्तर प्रदेश में, जो 2024 में हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अयोध्या जाने वाले भक्तों को और पर्यटकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? भक्तों और पर्यटकों के लिए की सुविधा को देखते हुए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाता है दिव्य अयोध्या ऐप। दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप दिव्य अयोध्या लॉन्च किया है, जिसे अयोध्या आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए नेविगेशन अनुभव को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। नेविगेशन की सुविधा होगी और सब चीज़ें जो हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसमें समय सारणी के हिसाब से प्रमुख स्थल, उनका खुलने का समय क्या होता है, बंद होने का समय क्या होता है, ये सब जो है आपको उसी ऐप पे मिल जाएगा। मंदिरों, मठों और ऐतिहासिक स्थलों की खोज करने में भी ये मदद करेगा। और इसके जरिए, इस ऐप के जरिए आप जो है ई कारों और ई बसों को बुक करने, उनके रूट की स्थिति को ट्रैक करने और सुविधाजनक बोर्डिंग और डी बोर्डिंग में भी ये मदद करने वाला है। ठीक है, इसलिए इस ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। होम स्टे, होटल या यहाँ तक कि टेंट सिटी के लिए बुकिंग भी ऐप के माध्यम से संभव हो सकेगी और उपयोगकर्ताओं को स्थानीय रूप से प्रशिक्षित पर्यटक गाइडों से ये जोड़ता है। और इसके बाद रिपोर्ट के अनुसार यूपी सरकार ग्रामीण परिवेश में होम स्टे विकल्प प्रदान करने के लिए अयोध्या के बाहरी इलाकों का स्थानों की भी ये चयन किया जा रहा है। ठीक है, पहचान की जा रही है जहाँ पर जो है बाहर से आए हुए पर्यटकों को रोका जाएगा। और ये हो जाता है अयोध्या में जाने से पहले डाउनलोड कर लें ऐप, मिलेगी राम मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य लोगों को गरीबी रेखा से निकालने में अग्रणी रहा है? कौन सा हो जाता है जो गरीबी रेखा से निकालने में अग्रणी रहा है? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाता है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जिसने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। नीति आयोग द्वारा जारी एक पेपर भारत में बहुआयामी गरीबी 2005 और 6 के अनुसार उत्तर प्रदेश के पिछले 9 वर्षों में बहुआयामी गरीबी से अधिकतम संख्या में लोगों को बाहर निकालने में राज्यों के बीच अपना नेतृत्व बनाए रखा है। संगठन ने बताया कि यूपी में 5.94 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर इन्होंने निकाला है। इसके बाद यूपी में बहुआयामी गरीबों की संख्या वर्ष 2019 से 21 में बढ़कर घटकर 22.95 हो गई है। और बात करेंगे 22-23 में यह आंकड़ा जो है घटकर रह जाता है 17.40। ठीक है, 19-20 में हो जाता है 22.95 और 22-23 में हो जाता है 17.40। और नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग ये योजना आयोग की जगह पर 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है। और ये हो जाता है पिछले 9 सालों में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ईडा, यूपी सीडा और यूपी ईडा के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है इन सभी के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 2940 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है इन सभी के विस्तार के लिए। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निकायों, यमुना एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी ईडा, यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपी सीडा और यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी ईडा के लिए 2940 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यहाँ से इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये हो जाता है, यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी ईडा हो जाता है और यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये आपका यूपी सीडा हो जाता है।
यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म से सारे आपको याद रखने हैं। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने अभ्यास अनुत्थाया नामक पहला द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित हो जाएगा? ये हो जाता है आपका अयोध्या से संबंधित। अयोध्या से क्यों संबंधित हो जाएगा, तो ये हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना ने अभ्यास अयुत्थाया नामक पहला द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है। और द्विपक्षीय अभ्यास के साथ साथ भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती दल का ये 36वां संस्करण भी आयोजित हो जाता है। ये कौन सा संस्करण है? ये 36वां संस्करण हो जाता है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। अभ्यास अयोध्या का जो अनुवाद है वो हो जाता है अजय वन या फिर अपराजय, जो कभी पराजय नहीं हो सकती है जिसकी। यह दो सबसे पुराने शहरों, यहाँ से आपको समझने वाली बात है, दो सबसे पुराने शहरों भारत में हो जाता है अयोध्या और थाईलैंड में हो जाता है अयुत्या। और इनके ऐतिहासिक विरासतों, समृद्ध सांस्कृतिक संबंध और कई सदियों तक साझा ऐतिहासिक कथाओं के महत्व का ये प्रतीक हो जाता है। और यह भारत का सबसे प्राचीन शहर और भगवान श्री राम का जन्म स्थान भी हो जाता है। और यह महान महाकाव्य रामायण की पृष्ठभूमि हो जाती है। और यह प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी। ये आपके लिए सारे हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। और ये हो जाता है भारत और थाईलैंड के पहले नौसैनिक अभ्यास का अयोध्या कनेक्शन। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन कब हुआ है? ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और राम मंदिर से काफ़ी क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चन को हम आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। तो फिलहाल बात करेंगे इसका जो आयोजन हुआ है, जो प्रांत प्रतिष्ठा हुई थी, ये हुई है आपकी 22 जनवरी 2024 में। बात करेंगे इससे भी बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। 22 जनवरी को हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के महत्व पर जोर देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह बहुप्रतीक्षित समारोह उत्तर प्रदेश को अपनी आतिथ्य संस्कृति से परिचित कराने का एक अवसर हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाता है। और ये मूर्ति हो जाती है जो आपकी दी गई है 5 साल के राम के रूप में। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कितने साल के राम के रूप में, तो 5 साल के युवराज के रूप में ये मूर्ति दिखाई गई है। और इसके बाद ये आपका हो जाता है जो मंदिर का निर्माण हुआ है, जिस तरह की वहाँ कलाकृतियाँ हैं। और ये आम जनता को कब से मिलेंगे रामलला के दर्शन, तो ये आपका 22 जनवरी को इसका जो उद्घाटन हो चुका है। और 23 जनवरी से जो ये आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था। और मुख्य ऊंचाई की बात करेंगे, जो मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच की हो जाती है। और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, वो हम आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये हो जाता है 16,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए। बात करेंगे इससे भी बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए की रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य है क्षेत्र में हवाई अड्डों को निर्बाध रूप से जोड़ना। निर्बाध होता है बिना किसी रोक टोक के। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम इस कॉरिडोर के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करा है, जिसे मार्च 2024 तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद हो जाती है। और एक बार शुरू होने के बाद 4 वर्षों के अनुमानित समापन समय के साथ परियोजनाओं को दो प्रमुख हवाई अड्डों और दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से ये जोड़ा जाएगा। और इसे आगामी नोएडा हवाई अड्डे को भी दिल्ली से अति प्रवाह को पकड़ने में सहायता मिलने की उम्मीद हो जाती है। और ये हो जाती है आपकी रैपिड ट्रेन। हाल ही में सुर्खियों में रहा भीष्म क्या है? भीष्म क्या हो जाता है? स्कूल हो जाता है, अस्पताल, कंप्यूटर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भीष्म एक ये अस्पताल हो जाता है। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, क्यों सुर्खियों में रहा है। तो सुर्खियों में इसलिए रहा है क्योंकि हाल ही में भीष्म यानी भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैट्री, इसका नाम हो जाता है ये भीष्म, अयोध्या में स्थित एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का एक हिस्सा हो जाता है। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान एक चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में जीवन रक्षक के रूप में उभर कर आया है। आरोग्य मंत्री योजना में भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों के प्रभाव का सामना करने वाले किसी भी विकासशील देश को महत्वपूर्ण चिकित्सा संसाधनों की आपूर्ति करना शामिल हो जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का वर्चुअल उद्घाटन हुआ है।
यह किस जनपद में हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज ये किस जनपद में स्थित हो जाता है, तो ये हो जाता है कानपुर में। कानपुर में स्थित हो जाएगा आपका गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का वर्चुअल उद्घाटन किया है। उन्होंने कानपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला भी रखी है। और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 12 विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं भी ये प्रदान करता है। इसका उद्देश्य लोगों के समय तक संसाधनों की बचत करते हुए इन सेवाओं को स्थानीय स्तर पर प्रदान करना है। कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर में AISS केंद्र उत्तर भारत का पहला अत्याधुनिक केंद्रीय हो जाता है। यह न केवल डॉक्टरों को प्रशिक्षित करता है बल्कि लोगों की देखभाल भी ये करता है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये हो जाता है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा 24 जनवरी को? ये बात आपको याद रखनी है कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा 2024 में। कैसे मनाया गया है? 24 जनवरी और 1950 को जो है स्थापना हो जाती है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और उसके बाद 1950 से आप लगा सकते हैं 2024 तक। ठीक है, 70 साल हो जाते हैं आपके 2020 तक, और 4 साल ये ऊपर हो जाते हैं, तो ये 75वां जो है ये हो जाता है स्थापना दिवस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है, और इस दिन को हिंदी में उत्तर प्रदेश दिवस या यूपी दिवस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूपी दिवस के नाम से जाना जाता है आपका इस दिन को। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक है, और 1950 से अब तक आपके 75 साल पूरे हो जाते हैं। 1947 से 1950 तक भारत ब्रिटिश सिद्धांतों का पालन करता रहा, जिसके कारण इस दौरान चक्रवर्ती गोपालाचार्य गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत रहे थे। और इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक राज्य के रूप में जो है स्थापित हो गया था। और उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की पहल जो है तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने की थी, और यह कार्यक्रम वर्ष 2018 से प्रत्येक 3 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, 2018 से इसकी शुरुआत हुई है और ये प्रत्येक 3 दिन के लिए मनाया जाता है। 24 जनवरी से 4 फरवरी तक का जो लखनऊ, दिल्ली, नोएडा में कई कार्यक्रम ये आयोजित किए गए हैं, ये भी आपको देख लेना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो की फ्री PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। और आप जानते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से यूपी PCS की तैयारी करा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।